रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण को लेकर हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा, दावानल, तड़ित का गिरना और चक्रवात प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं वह होती हैं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं और अर्थात जिसके कारण प्राकृतिक होते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है और पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तब कंपन पैदा होता है और यही कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में आता है। भूकंप के अन्य कारण ज़्यादातर भूकंप प्लेटों के रगड़ खाने से आते हैं, परंतु निम्न कारणों से भी भूकंप आ सकते हैं। उल्का पिंड के गिरने से या टकराने से, ज्वालामुखी के फटने से, भूमिगत नाभिकीय प्लेटों से। पृथ्वी के अंदर जिस तरह से कंपन पैदा होता है उसे पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे केंद्र कहते हैं और केंद्र के ऊपर का भाग जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के प्रभाव। भूकंप से जान माल का नुकसान होता है। भूकंप से घरों, इमारतों, पुलों, बांधों आदि को नुकसान पहुंचता है। भूकंप के कारण बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकते हैं। भूकंप से बचाव। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने बचाव के लिए जरूरी सावधानियां अपना सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां भूकंप आने की संभावना होती है, इमारतों, भवनों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे वे बड़े भूकंप के झटकों को आसानी से सह सकें। भूकंपीय क्षेत्रों में अगर घर मिट्टी या लकड़ी के बने हों तो नुकसान कम होता है। भूकंप के दौरान आग लग सकती है, इसलिए ऊंची इमारतों, भवनों में आग बुझाने वाले उपकरण लगे होने चाहिए। अगर हम घर में हो तो किसी मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। बिस्तर पर हो तो लेटे हुए तकिए से अपने सिर का बचाव करना चाहिए। ऊंची और भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अगर घर से बाहर हो तो किसी खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। रिक्टर पैमाना स्केल। इस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है। इस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस यंत्र पर 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता, उसका प्रभाव निम्नलिखित है। 2.0 या उससे कम कोई प्रभाव नहीं होता है। 5 से 6 चीज़ें हिलती हैं, गिरती हैं। 6 से 7 बहुत नुकसान होता है और 7 या उससे ऊपर अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होता है। सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। यहाँ भी प्रश्न कई बार बना है। और सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप के कंपन का रेखीय रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ कहलाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह खुला क्षेत्र या छिद्र होता है जिसमें से पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का कारण हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण चीज़ें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं।
इन पिघले हुए पदार्थों को मैग्मा कहते हैं और जब कोई छिद्र मिल जाता है तब यह मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल आता है। ज्वालामुखी का प्रभाव। ज्वालामुखी फटने से जानमाल का नुकसान होता है। ज्वालामुखी फटने से जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि नष्ट हो जाते हैं। इससे निकलने वाली गैस, धूल के कणों से प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी से बचाव। सभी ज्वालामुखी फटते नहीं हैं, परंतु जो समय समय पर फटते रहते हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। ज्वालामुखी से बचाव का मुख्य तरीका है उस जगह को एकदम से खाली कर देना या उस जगह से दूर चले जाना। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एटना, स्ट्रोम्बोली, दोनों इटली में है। कोटापाक्सी ये इक्वाडोर में है और बैरन भारत में है। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी बहुत समय से फटे नहीं हैं, परंतु इनके फटने की संभावना है। उदाहरण विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, क्राकाताओ इंडोनेशिया। मृत ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों के फटने की संभावना नहीं है। उदाहरण किलिमंजारो, पोपा और चिम्बराजो। अग्निवलय। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आइए देखते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ एक पिंड होता है। चक्रवात बनते कैसे हैं? जब एक क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तब उस क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है। आसपास के उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से वायु तेज गति से इन निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ बहना शुरू कर देती है। जैसे जैसे निम्न दाब बढ़ता है वैसे वैसे उसके चारों तरफ उच्च गति की वायु की परतें कुंडली के रूप में घूमना शुरू कर देती हैं। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के चारों तरफ तो अशांत क्षेत्र होता है, परंतु उसके केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे नेत्र कहते हैं। नेत्र के चारों तरफ लगभग 150 किलोमीटर तक काले घने बादल होते हैं और ये घनघोर वर्षा करते हैं। चक्रवात का प्रभाव। चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इनकी वजह से समुद्र का जल लगभग 3 से 12 मीटर ऊंचा उठ जाता है। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जानमाल की भीषण क्षति होती है। लगातार बारिश होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। घर, मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बिजली प्रणाली, दूरभाष प्रणाली आदि को क्षति पहुंचती है। चक्रवात से बचाव। चक्रवात की भविष्यवाणी की जा सकती है, अतः उससे होने वाले नुकसान से निम्न तरीकों से बचा जा सकता है। चक्रवात की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चक्रवात आने से पहले अपने जरूरी सामान, जानवरों, वाहनों आदि के साथ सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। पीने के पानी का संग्रहण करके रखना चाहिए। बिजली के गिरे हुए तारों को नहीं छूना चाहिए। चक्रवात के विभिन्न नाम। चक्रवातों को अलग अलग जगह पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी को चक्रवात, कैरिबियन सागर में हरिकेन और मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो कहते हैं। चीन सागर में टाइफून और ऑस्ट्रेलियन सागर में जो होता है विली विली। तड़ित बिजली। तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। यह बादलों में आवेश के इकट्ठा होने से तड़ित पैदा होती है। तड़ित का प्रभाव। तड़ित गिरने से जानमाल की हानि होती है। तड़ित से बचाव। तड़ित के समय बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। कार या बस में हो तो उसकी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। खुले मैदानों में नहीं जाना चाहिए और न ही वृक्ष के नीचे खड़ा होना चाहिए।
तार वाले फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तड़ित के समय नहाना नहीं चाहिए। बिजली उपकरणों को उसके सॉकेट से निकाल देना चाहिए। ऊंचे भवनों में तड़ित चालक का उपयोग करना चाहिए। तड़ित चालक धातु की एक छड़ होती है जिसका एक सिरा इमारत से बाहर होता है और दूसरा सिरा नीचे ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा होता है। वन हमारे हरे फेफड़े। वन हमारे हरित फेफड़े हैं। वनों से मनुष्य का आदिकाल से गहरा संबंध रहा है। आदिकाल से ही वन जीवन और जंतुओं के संरक्षक रहे हैं। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा होती है। स्कंद पुराण में सभी वृक्षों में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। ये सब बातें वृक्षों के महत्व को दर्शाती हैं। वनों का महत्व। वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। वन अपने महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड कहलाते हैं। वनों के महत्व निम्नलिखित हैं। वनों से हमें साग सब्जी, फल, मसाले, औषधि, मकान के लिए लकड़ी और जानवरों के लिए भोजन प्राप्त होता है। वन नदियों के जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वन बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। वन मिट्टी के बहाव को रोकने और उसकी उर्वरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन शोर को अवशोषित कर शोर से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। वन खाद्य श्रृंखलाओं को बनाए रखते हैं क्योंकि खाद्य श्रृंखला के एक स्तर के विनाश से पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वन अपने अनेक जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत की समस्त भूमि का इस समय जो है 24.54 है भाग वन आच्छादित है। वनों के प्रकार। विभिन्न जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विभिन्न वनों में पाए जाने वाले जंतु भी भिन्न भिन्न होते हैं। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये कुल 7 वन हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, कटीली झाड़ियाँ। तो आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ मौसम पूरे वर्ष गर्म रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। इन वन के मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़ आदि। इस वन में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। एनाकोंडा जैसे विशाल जीव इसी वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इस वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इस वन के वृक्ष मजबूत होते हैं और फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने में काम में आते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं साल, शीशम, सागवन, बांस, आम, चंदन, नीम आदि। इस वन के मुख्य जानवर हैं हाथी, शेर, बाघ, गोल्डन लंगूर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इस वनों के मुख्य वृक्ष हैं बांस, चीड़, यूकोलिप्टस। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये वन
उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन के वृक्ष भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं एस, बीच आदि। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि जैसे जानवर इन वनों में पाए जाते हैं। भूमध्यसागरीय वन वनस्पति ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और शीत ऋतु में हल्की बारिश होती है। यह क्षेत्र नींबू वंश के फल जैसे संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। शंकुधारी वन, इसे टेंगा भी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्ष ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं। नारियल के वृक्ष भी ऊंचे होते हैं, परंतु ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन के वृक्ष सदाबहार होते हैं। इस वन के वृक्ष नरम होते हैं और अखबारी कागज़, माचिस, पैकिंग के लिए बक्से बनाने के काम में आते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं चीड़, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर आदि। इस वन के मुख्य जानवर हैं ध्रुवीय भालू, रजत, लोमड़ी और मिंक आदि। कटीली झाड़ियाँ, ये वन रेगिस्तान और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत गर्मी होती है और वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की कमी होती है। इस वन के मुख्य वृक्ष वनस्पतियां हैं बबूल, कीकर, कैक्टस, खजूर आदि। इस क्षेत्र में मुख्य जीव है सांप, बिच्छू आदि। वनों का विनाश। भौतिकवादी सभ्यता के इस युग में वनों के उत्पादकों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वनों के विनाश के कारण निम्नलिखित हैं: शहरीकरण और औद्योगिकरण, कृषि का विस्तार और व्यापारिक फसलों का उत्पादन, वनों की अंधाधुंध कटाई, बांधों और सड़कों का निर्माण, खनिजों का खनन, अनियंत्रित पशुचारण, सरकार की दोषपूर्ण वन नीति, वनों में आग लगना आदि। वनों के विनाश का परिणाम। वनों के महत्व को हमने पढ़ा कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वन हमारे जीवन की रेखा हैं। वनों के विनाश से पारिस्थितिकी तंत्र के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाता है। वनों के विनाश से होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं: असंख्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थलों का विनाश, सूखा और मरुस्थलीकरण में वृद्धि, बाढ़ों में वृद्धि, भू अपरदन, भूस्खलन में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में कमी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में असंतुलन, खाद्य श्रृंखलाओं का विनाश, वन उत्पादों का अभाव, जलवायु में परिवर्तन, भूजल में कमी, वर्षा में कमी। वन विनाश को रोकने के उपाय। वनों के विनाशों को निम्नलिखित उपायों से रोका जा सकता है: वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करना, बड़ी संख्या में वृक्षों का रोपण करना, कृषि अनुपयुक्त भूमि पर वन लगाना, सड़कों, रेलवे लाइनों के किनारे वृक्ष लगाना, बांधों का निर्माण करना, खनिज खनन के लिए कड़े कानून बनाना, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना। वन्यजीव संरक्षण। हमने पढ़ा है कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों का विनाश होता है। वन संरक्षण से वन्य जीवों का भी संरक्षण होता है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इन जगहों को जीव जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरह से वर्जित है। वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ फंड पारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों को स्थापित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्य में जीव जंतु की किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण
किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष प्रकार की जीव जंतुओं की शरण स्थली होती है जहां उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं का संरक्षण होता है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट या हेली राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। यहाँ पे संरक्षित जीव बाघ और हाथी हैं। बांधवगढ़ शहडोल मध्य प्रदेश में है, सफ़ेद हाथी। बनेरघाट बंगलुरु कर्नाटक में तितलियाँ और हाथी हैं। बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में तेंदुआ यहाँ का जीव है। और दुधवा जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि जहाँ पे बाघ संरक्षित है। काजीरंगा जोरहट असम में है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। खांग चांगदेजेंदा गंगटोक सिक्किम कस्तूरी हिरण और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर जूनागढ़ गुजरात एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नाम दम्फा तिरप अरुणाचल प्रदेश बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। डाचीगम या दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, यह चीतल या कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली मांडला बालाघाट मध्य प्रदेश बाघ के लिए है। और कैबुल लामजाओ मणिपुर में है, यहाँ पे संगाई और नर्तक हिरण पाए जाते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान बाघ के लिए है। अचानक मार बिलासपुर छत्तीसगढ़ बाघ और भालू। चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश एशियाई शेर। घाना पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान पक्षी के लिए है। गौतम बुद्ध गया बिहार बाघ के लिए है। पेरियार इडुक्की केरल हाथी के लिए है। सरिस्का अलवर राजस्थान बाघ के लिए है। और सिमलीपार मयूरभंजन उड़ीसा हाथी के लिए है। भगवान महावीर गोवा में है और भौंकने वाला हिरण और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पाई जाती है। भितरकनिका उड़ीसा के लिए है। मगरमच्छ आलू रिडले कछुआ और सलीम अली पक्षी विहार जो है गोवा का पक्षी विहार, यहाँ पे गोवा में मतलब पक्षी पाए जाते हैं। जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट शेर जो है 1972 में, प्रोजेक्ट बाघ जो है 73 में है और प्रोजेक्ट एलिगेटर या घड़ियाल 1975 में है। प्रोजेक्ट गैंडा या हिम तेंदुआ जो है ये 1987 में है और प्रोजेक्ट गजतमे या हाथी 1992 में है और प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है 1996 में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1935 में स्थापित हुआ था, पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। असम को राइनो गेंडा स्टेट के नाम से और गुजरात को लायन शेर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह वन क्षेत्र है जहां वन्यजीव पेड़ पौधों और जंतु संसाधनों के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। भारत में 17 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरल में पाया जाता है का आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा असम, कंचनजंगा सिक्किम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अगस्त्यमलाई केरल, कच्छ कारन या ज्ञान भारती गुजरात, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, शेषांचलम की पहाड़ियाँ
आंध्र प्रदेश है। सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी है और सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है डिब्रू सैखोवा है। और भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु शांत घाटी केरल में पाई जाती है। तो अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रेड डाटा बुक यह वह पुस्तक है, रेड डाटा बुक से भी प्रश्न बना है। यह वह पुस्तक है जिसमें विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और वन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। यह पुस्तक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मार्गस में स्थित है। संकटापन्न या संकटग्रस्त जीव जंतु ये वे जीव जंतु हैं जिनकी जनसंख्या संरक्षण के अभाव में कम हो रही है और इनको संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन ये पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, जैसे शेर, बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंसा आदि। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं। भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। अब आप ये देखते हैं कुछ टेट के प्रश्न। तो ये जो अन्य राज्यों के टेट में पूछा गया है वो प्रश्न है। तो ज़्यादातर तो यूपी टेट में ही पूछे गए प्रश्नों को यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपको भी व्याख्या जो हुई है उस व्याख्या में ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर निहित है। मैं सिर्फ प्रश्नों को देख ले रहा हूँ, आपको इसका उत्तर देना है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र आपको बताया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो अभी थोड़ी ही देर पहले इसकी चर्चा हुई है। रिक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, तो इसको अभी चर्चा ही किया गया है। वन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? वन्यजीव संरक्षण को समर्पित संस्था के बारे में बताना है। तो ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं और सभी की जो है सभी प्रश्नों का हल आपको इस ऊपर जो व्याख्या किया गया है इस व्याख्या में है। आप वीडियो को शांतिपूर्वक ढंग से इत्मीनान से देखेंगे और तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, फिर आपके उत्तरों की जांच की जाएगी। कमेंट सेक्शन में ही आपके उन उत्तरों को देखा जाएगा। ये सीटेट के प्रश्न हैं और सीटेट में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको ये देख सकते हैं। ये फरवरी 2014 और जुलाई 2013 के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का हल आपको देना है विशेष तौर से।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।